हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम हाई प्रोफाइल ग्रुप यानी कि अडानी ग्रुप के सबसे टॉप स्टॉक्स अडानी ट्रांसमिशन के बारे में डिटेल्स में देखेंगे। उसका स्टॉक का परफॉर्मेंस देखेंगे। स्टॉक का परफॉर्मेंस जिस तरीके से परफॉर्म किया है उसके मुकाबले कंपनी का बिजनेस फंडामेंटल्स क्या कहता है, कंपनी का वैल्यूएशन क्या है और कंपनियों के मुकाबले जो सेम बिजनेस कर रही हैं। इसके अलावा कंपनी के बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, कितना कंपनी के ऊपर डेट है, कर्ज है, वो भी देखेंगे। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो हमें शेयर होल्डिंग से देखने पे पता चलती है वो देखेंगे, जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मुझे इस वीडियो का पार्ट लगेगा। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो क्यों CLSA, जो कि एक दुनिया की दिग्गज ब्रोकरेज फर्म में से एक है, उसने इस स्टॉक को रिकमेंडेशन देना या इसको ट्रैक करना क्यों छोड़ दिया है, उसके पीछे की वजह क्या बताई है। तो हर एक रिटेल इन्वेस्टर्स को इसको जरूर जानना चाहिए। और एंट्री भी हम देख लेंगे कि इस स्टॉक में जो इतना परफॉर्म कर चुका है मेरे हिसाब से कहाँ पे एंट्री बनती है, वो भी विद स्टॉप लॉस ये भी देख लेंगे। अगर हम कंपनी के परफॉर्मेंस की बात करें तो कंपनी नो डाउट पिछले 5 सालों से सिर्फ वन साइडेड मूव दिखा रही है। आप देखिए तो पिछले 5 सालों में ऑलमोस्ट 4000% का रिटर्न दिखा चुका है, 40 गुने का रिटर्न दे चुका है। पिछले 1 सालों में ही देखेंगे तो 5 गुना हो चुका है। और जहाँ पे कि निफ्टी अगर सेंसेक्स की बात करेंगे तो वो 55% का रिटर्न दिया है। इस साल 1 जनवरी से देखेंगे तो अब तक 2 गुना इसका शेयर प्राइस हो चुका है। सिर्फ इस महीने में अगर देखेंगे आप तो 29% का रिटर्न दे चुका है। अब अडानी ट्रांसमिशन के बिजनेस को और मेनली रेवेन्यू कहाँ से अर्न कर रहा है वो भी देख लेते हैं। अडानी ट्रांसमिशन के बिजनेस को हम दो सेगमेंट में डिवाइड कर सकते हैं, एक है पावर ट्रांसमिशन का और दूसरा है पावर डिस्ट्रीब्यूशन का। पावर ट्रांसमिशन की बात करें तो अब तक ऑल ओवर इंडिया में ये 17,200 सर्किट किलोमीटर की ट्रांसमिशन लाइन बिछा चुका है। दूसरी बात करें डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस की तो ये मेनली देखेंगे तो मुंबई के प्राइवेट सेक्टर में सबसे बड़ा पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है और जहां से 2000 मेगावाट की पावर डिस्ट्रीब्यूट करता है। पावर डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो मेनली अगर देखेंगे तो मुंबई, जो कि इंडिया का कॉमर्शियल कैपिटल है, वहां का सबसे बड़ा लार्जेस्ट पावर सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में से एक है। टोटल 2000 मेगावाट की पावर डिस्ट्रीब्यूट करता है ओवर पूरे 30 लाख कस्टमर को, 3 मिलियन कस्टमर्स को। अगर बात करते हैं अडानी ट्रांसमिशन की प्रोजेक्ट को तो 26 प्रोजेक्ट अब तक इसके इंस्टॉल हो चुके हैं। ऑल ओवर इंडिया में 12 स्टेट्स में अडानी ट्रांसमिशन की लाइन बिछ चुकी है। सब स्टेशन की बात करें तो 40 सब स्टेशन है। मेनली अगर हम रेवेन्यू को देखें कि अडानी ट्रांसमिशन का जो रेवेन्यू है, अगर डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस से देखिए तो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आ रहा है, जो कि 7,500 करोड़ के आसपास है। और ट्रांसमिशन के लाइन से सिर्फ 2700 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। लेकिन प्रॉफिट को अगर हम देखें तो जो ट्रांसमिशन लाइन में प्रॉफिट हो रहा है, 2700 करोड़ का रेवेन्यू हुआ, उसमें 2400 करोड़ सीधा प्रॉफिटेबिलिटी हो गया। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन में आप देखेंगे तो 7500 करोड़ के रेवेन्यू में 1800 करोड़ ही प्रॉफिट हो रहा है। यानी कि जो ट्रांसमिशन लाइन का मार्जिन है, प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन है, वो 90% है। ये इस बिजनेस को काफ़ी ज़्यादा अच्छा बना देता है। अब ट्रांसमिशन लाइन में जो भी एक बार लाइन बिछ गई है वहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट होता है, वो एक बार कॉस्ट लग गई, अब वहाँ से सिर्फ उसको क्या करना है, रेंट लेना है एज ए चार्ज। तो ट्रांसमिशन लाइन में देखें तो काफ़ी ज़्यादा मार्जिन है। उसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन में देखेंगे तो 7,000 करोड़ के रेवेन्यू के बाद में भी मार्जिन 24% का है। उसकी वजह से जो प्रॉफिट है ऑलमोस्ट 1800 करोड़ का ही हो रहा है। ओवरऑल अगर हम बात करें कंपनी के फ्यूचर की, ऑल ओवर इंडिया में अगर हम बात करेंगे तो FY34 तक यानी नेक्स्ट 14 ईयर्स में जितने भी ट्रांसमिशन लाइन्स है उनकी कैपेसिटी, क्योंकि पावर की डिमांड भी जैसे जैसे इंडिया की GDP ग्रो कर रही है, जैसे जैसे पॉपुलेशन ग्रो कर रहा है, तो इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन भी बढ़ता जाएगा। तो पावर की जो डिमांड है डबल होने वाली है, उसी हिसाब से ट्रांसमिशन की भी जो रिक्वायरमेंट है वो डबल होने वाली है। तो उस पूरे जितने भी FY34 तक जितने भी ट्रांसमिशन लाइन होंगे उसमें से आप देखेंगे तो $33 बिलियन ऑलमोस्ट, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर को भी बहुत ज़्यादा हिस्सा इसको मिलने वाला है। तो जो सबसे मेन बेनिफिशियरी होगा उसको अडानी होगा, क्योंकि टोटल जितना प्राइवेट के हिस्से में आ रहा है $33 बिलियन का इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, उसमें से $20 बिलियन का जो प्रोजेक्ट है वो अडानी ट्रांसमिशन को मिलने के पूरे चांसेस है, यानी यही कैप्चर कर लेगा इसके करंट स्टेटस को देखते हुए। अब अगर हम वैल्यूएशन को देखते हैं, करंटली देखेंगे तो स्टॉक प्राइस 1200 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है और कंपनी की जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो 108 है। बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा है।
रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो 11.6% है, रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 17.3% है। कंपनी के प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो 14 है, ये भी बहुत ही एक्सट्रीम वैल्यूएशन पे होता है। आप खुद ही देख लीजिए कि जो इंडस्ट्री है उसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 18.6 है और ये 108 है। तो यहाँ से कोई फंडामेंटल्स और स्टॉक प्राइस के मूवमेंट में किसी भी तरीके का कोई कोरिलेशंस तो नहीं दिखता है। ओवरऑल कंपनी के बैलेंस शीट को अगर हम देखते हैं तो पिछले कुछ वर्षों में देखें तो जो कंपनी के जो रिजर्व्स हैं यानी प्रॉफिट के बाद जो रिजर्व कंपनी सस्टेन कर रही है वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहा है, लेकिन उसके साथ अगर हम देखेंगे तो कर्ज में कोई कमी नहीं हुई। जहां 2015 में देखेंगे तो ऑलमोस्ट 9,000 करोड़ का कर्ज था, वो बढ़ते 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 अभी 25,000 करोड़ का कर्ज हो चुका है इस कंपनी पे। ओवरऑल अगर हम बात करें तो कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को जो सेल्स रहा है मार्च 2020 में 3,000 करोड़ का था, वो अभी मार्च 21 में रिड्यूस ही हुआ है सेल्स। लेकिन प्रॉफिट की बात करें तो आप देखिए नेट प्रॉफिट 94 करोड़ का था, रेवेन्यू ज़्यादा था, उसके बावजूद जो प्रॉफिट है वो बहुत ही कम था। लेकिन इस साल अगर आप प्रॉफिट देखेंगे तो 2.38 का है। कंपनी के अर्निंग पर शेयर को अगर हम देखें तो 2020 में 0.86 था, वो अभी बढ़ के 2.17 हुआ। फिर भी सोचिए अर्निंग पर शेयर 2 रुपए है और प्राइस ऑलमोस्ट 1200 पे ट्रेड कर रहा है। कंपनी के कैश फ्लो की अगर हम बात करें 19 में अगर हम देखें तो जो कैश फ्लो था वो 2500 करोड़ का था, वो बढ़ के 2020 में 5400 करोड़ का हो गया है। यहाँ पे यानी डबल कैश फ्लो हुआ है। जो बिजनेस के फंडामेंटल है बहुत ही मामूली चेंजेस हुआ है, ऐसा नहीं है कि बहुत ही ड्रास्टिकली हो गया है, लेकिन स्टॉक के प्राइस से 6 गुने 7 गुना इतना भाग रहा है जो कि कहीं से भी फंडामेंटल्स को तो मैच नहीं करता है। अडानी ट्रांसमिशन में देखेंगे तो इसका जो पी रेशियो है 102 है। अब पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का देखें तो 9.5 है, एनटीपीसी का देखें तो 8.6 है। अगर आप एनटीपीसी के रेवेन्यू को देखेंगे और अडानी ट्रांसमिशन के रेवेन्यू को देखेंगे तो बहुत ही कम है अडानी ट्रांसमिशन का रेवेन्यू, उसके बावजूद भी काफ़ी तेज़ी से भाग रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को अगर हम देखें जहां से हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। अब देखिए प्रमोटर्स की जो इस स्टॉक में होल्डिंग है वो 75% है। इसके अलावा एफ आई आईज 20% है, यानी कि 75 प्लस 20 95% जो स्टॉक है वो जो है बड़े इन्वेस्टर्स के पास में है। बचा हुआ 5% में भी म्यूचुअल फंड के पास बहुत हल्का सा, और उसके बाद रिटेल इन्वेस्टर्स हैं 3% के अराउंड, 2% से ज़्यादा। अब हम देखें म्यूचुअल फंड्स की जो होल्डिंग रही है मार्च के क्वार्टर में जून तक बढ़ा है, उसके बाद अभी धीरे धीरे कम होता जा रहा है। और एफ की जो होल्डिंग है वो कांस्टेंट है, यानी कि दैट मीन्स ये जो 20% है उन्होंने ना बेचा है ना खरीदा है, उतना ही है एफ। प्रमोटर्स की भी जो शेयर होल्डिंग्स है आप देखें तो ये भी नहीं बेचे हैं ना खरीदे हैं। तो आखिर इसमें जो शेयर्स में जो ट्रेडिंग में जो लिक्विडिटी आ रही है वो कहाँ से आ रही है? बचे हुए 5%, यानी सिर्फ 5% जो शेयर्स ट्रेड कर रहा है वो ना फंडामेंटल्स को देख रहा है ना कुछ हो रहा है। और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो प्लेज शेयर्स है जून 2020 में 35% का प्लेज शेयर्स था, इतने गिरवी शेयर्स थे, वो रिड्यूस होते होते अब आके 12% शेयर से प्लेस हुए। लेकिन सिर्फ बचे हुए 5% शेयर से ट्रेड कर रहे हैं, जो कि कंपनी के वैल्यूएशन को बहुत ही ज़्यादा, आप ऐसे कह लीजिए कि अगर मैं कहूँ मैनिपुलेशन हो रहा है तो उसमें कोई भी गलत बात नहीं होगी। इसके अलावा अगर देखें तो CLSA पहले अडानी ट्रांसमिशन पे एक रिपोर्ट पब्लिश करता था और उसको कवर करता था, लेकिन अब उसने कवर करना छोड़ दिया है। उसकी वजह बताया है कि अडानी ट्रांसमिशन बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है और बुक वैल्यू के हिसाब से भी, अर्निंग पर शेयर के हिसाब से इसके इसका जो टारगेट था वो सिर्फ 150 का था इसके अकॉर्डिंग। लेकिन स्टॉक इतना भागे जा रहा है, इतना भागे जा रहा है कि कंपनी कह रहा है इसमें कोई भी फंडामेंटल्स नहीं है, सिर्फ और सिर्फ स्पेकुलेटिव इंटरेस्ट है, यानी कि जो बायर्स एंड सेलर्स हैं और आगे जाएगा। इसको एक तरीके से समझ लीजिए बिटकॉइन समझ के ट्रेड कर रहे हैं। तो अब हम देखते हैं अगर हमें एंट्री लेना है फिर भी, क्योंकि देखिए मोमेंटम का सब कुछ खेल है, अगर स्टॉक मोमेंटम में है तो वो भागता रहता है, उससे मतलब नहीं होता फंडामेंटल से। ये भी एक स्टॉक मार्केट की एक कड़वी सच्चाई है। अब अडानी ट्रांसमिशन के टेक्निकल चार्ट्स को देखें तो अगर हम डेली कैंडल के बेसिस पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फाइंड करेंगे तो ये सेफ नहीं होगा, जस्ट बिकॉज कि इतना ज़्यादा वोलेटाइल स्टॉक है।
तो हम हाइयर टाइम फ्रेम पे सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखने की कोशिश करते हैं। सो अगर हम देखें तो यहाँ से जो हमें एक फाइटिंग एरिया नज़र आता है जहाँ पे बायर्स और सेलर्स के बीच फाइट हुआ था, वो 820 के लेवल्स पे हुआ था। तो यानी कि 800 से 650 के बीच में। तो अगर हमें एंट्री मिलती है तो 820 के लेवल पे एंट्री ले सकते हैं विद द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 650 वीकली टाइम फ्रेम पे। तो हम होल्ड कर सकते हैं ऑलमोस्ट कई वीक तक का। लेकिन सबसे जो रिलायबल एंट्री मेरे को लगती है मंथली चार्ट पे अगर हम जाएं तो 450 के 500 के अराउंड लगते हैं, यानी कि 50% का जब तक करेक्शन ना हो जाए इसमें। अब यहाँ पे एक रिटेल इन्वेस्टर ये भी सोचेगा इतना करेक्शन होगा कि नहीं होगा। देखिए, स्टॉक मार्केट में पेशेंस बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर ये स्टॉक 2 गुना 3 गुना 4 गुना इतनी तेज़ी से हो सकता है, तो जब इसमें गिरावट भी आएगी तो वो उसी तेज़ी से आएगी, उसी रफ्तार से आएगी। तो अगर ये 400 500 के लेवल्स पे हमें मिलता है तो एक तरीके से स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 120 रुपए का, यानी कि 380 400 के करीब का स्टॉप लॉस लगा के हम एंट्री ले सकते हैं। उसके पहले इस लेवल पे 1200 के लेवल पे एंट्री लेना कोई भी सेफ बेट नहीं है। और देखिए, अगर 12 हम यहाँ पे एंट्री नहीं लेते हैं तो हम कुछ लूज नहीं करते। अगर हम किसी स्टॉक में एंट्री नहीं लेते हैं तो हमें रिस्क नहीं होता है अंटिल हम मार्केट से बाहर है। अब ऐसा भी नहीं है कि ये स्टॉक 1200 है तो 2000 नहीं हो सकता या 4000 नहीं हो सकता। अब जिस तरीके से इसमें स्पेकुलेटिव मूव आ रहे हैं उसका फंडामेंटल से कुछ भी लेना देना नहीं है। सिर्फ 5% स्टॉक है ट्रेड हो रहा है, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन एज ए रिटेल इन्वेस्टर्स हमें अपने रिस्क को समझना जरूरी है। तो आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा, एजुकेशनल पर्पज से बनाया गया वीडियो। अगर यूजफुल रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।